तो यहाँ हम केमिस्ट्री के इक्विलिब्रियम चैप्टर के कुछ और कंसेप्ट्स देख लेते हैं। इस बार हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड्स। क्या है आयनाइजेशन कांस्टेंट? सेम जैसे कोई एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन अगर मैं लिखता हूँ ऐसे, तो इनमें मैं लिखता था पहले Kc, जिसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते थे, एंड दैट इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D टू द पावर C टू द पावर D, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B। ये एज पर हमारा केमिकल लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग था। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ये सब कुछ तो था। सेम अगर ये रिएक्शन एसिड्स इन्वॉल्व होंगे, वीक एसिड्स इन्वॉल्व होंगे, तो उनका जो Kc आएगा वही हमारा आयनाइजेशन कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल कैसे देखते हैं कि एक वीक एसिड्स का एग्जांपल लेते हैं, उसके भी पहले जनरल फॉर्म लेते हैं कि वीक एसिड्स एक ऐसा मान लेते हैं कि HX, जहाँ पर X एक H और X ये एक हमारा वीक एसिड है। तो ये एक्वा सॉल्यूशन में है, और ये एक्वा सॉल्यूशन में है तो वाटर के साथ भी बहुत सारा लिक्विड वाटर अवेलेबल है, इनके साथ ये आयनाइज होगा। वीक एसिड है तो आयनाइज होगा, लेकिन पूरा आयनाइज नहीं होगा। हमने कल ही पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग और वीक इनमें क्या डिफरेंट है। स्ट्रॉन्ग में ऐसा है कि जो भी है वो पूरे के पूरे आयनाइज हो जाते हैं। H अगर है तो ये टूट कर पूरा H प्लस एंड X माइनस पूरा ख़त्म। ये वाले इनिशियली इनका कॉन्सेंट्रेशन मान लेता हूँ कि 0.1 m है और ये 0 है, तो फाइनली इनका कॉन्सेंट्रेशन 0 और इनका 0.1 और 0.1 m हो जाएगा, ख़त्म। लेकिन वीक में ऐसा नहीं है। वीक में कुछ आयनाइज होते हैं और कुछ ऐसे ही अपने नॉर्मल स्टेट में रह जाते हैं, अनआयनाइज्ड स्टेट में रह जाते हैं। तो हमारा वीक के केस में जो इक्विलिब्रियम बनेगा, इक्विलिब्रियम मिक्सचर, उनमें हमारा HX भी होगा, H प्लस भी होगा और X माइनस भी होगा। इसे ही हम वीक कहते हैं। तो इसलिए वीक वाले केस में ये एरो है वो एक इक्विलिब्रियम में जाके इस्टेब्लिश करते एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर ये भी प्रेजेंट है, साथ में हमारा H प्लस भी प्रेजेंट है और X माइनस भी प्रेजेंट है। तो H प्लस कैसे प्रेजेंट होगा, ये ऐसे दिखा सकते हैं, क्योंकि वाटर है इसके संग एक H हमने डाल दिया तो ये हमारा हो गया H3O प्लस। ये दिस इज इक्विवेलेंट टू H प्लस, ये H प्लस के बराबर ही है। इसे हम H प्लस एक्वस भी समझ सकते हैं, ठीक है। ये और साथ में क्या, ये X अलग हो गया है, वो भी होगा X माइनस एक्वस। तो ये हमें तो पता ही है, ये एक जनरल फॉर्म हमने लिया। अब ये एज्यूम कर लेते हैं कि इनका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल जब कुछ भी स्टार्ट हुआ उसके पहले ही इनका कॉन्सेंट्रेशन C था। इनका तो हमें मैटर नहीं करता है क्योंकि ये लिक्विड है, इनके बारे में नहीं बात करेंगे, सिर्फ एक्वस और गैस के बारे में बात करते हैं। लिक्विड और सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन चेंज ही नहीं होता रिएक्शन में, इसलिए हम लिक्विड और सॉलिड के बारे में बात नहीं करते। ये हमने पहले भी देख चुके हैं कि सॉलिड एंड लिक्विड इज इग्नोर्ड, क्यों? देयर concentration does not change during the रिएक्शन के समय इनका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता, इसलिए इसे इग्नोर कर दें। इनमें क्या है, इनिशियली ये 0 है और ये 0 है। जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ है उस वक्त तक क्या हुआ, ये C जो है ये थोड़ा खर्च हो गए, तो ये C माइनस X हो गए, यहाँ से X निकल गया। X अमाउंट ऑफ HX जो है वो डिसोसिएट हो गए, वो टूटकर क्या बन गए, H प्लस और X माइनस। तो यहाँ पर फिर जब X यहाँ से टूटे हैं तो यहाँ पर X मिलेगा और यहाँ X मिलेगा। अब इक्विलिब्रियम में C माइनस X ऑफ HX, X ऑफ H3O प्लस एंड X ऑफ H माइनस, ये तीनों एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो अब इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर मैं लिखूँ तो कैसे लिख सकता हूँ ऐसे, Kc इज इक्वल्स टू, इनमें क्या है H3O प्लस, एक्वा सॉल्यूशन वाला है तो लिखूंगा, H माइनस एक्वा सॉल्यूशन वाला है तो लिखूंगा। ये प्रोडक्ट हो गया ख़त्म। अब रिएक्टेंट लिखना है, रिएक्टेंट में HX एक्वा सॉल्यूशन वाला है लिखूंगा, और साथ में क्या है
H2O लिक्विड, क्योंकि ये लिक्विड है, सॉलिड और लिक्विड को नहीं लिखते हैं, तो ये नहीं लिखूँगा। ये हो गया हमारा केस। अगर मैं ये सारी वैल्यूज यहाँ पर इक्विलिब्रियम में यही है ना, वो सब भी पुट करूँ तो ये क्या है, x है ये ऊपर यहाँ से, और ये वाले x माइनस के लिए x डिवाइडेड बाई HX के लिए भी c माइनस एक्स, तो ये मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर बाई सी माइनस एक्स। हो गया, बस इतनी सी बात है, एच स्क्वायर बाई सी माइनस एक्स। अब ये जो के सी है, ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, लेकिन किसके लिए हमने लिखा है, ये हमने लिखा है एक वीक एसिड के लिए, है ना। तो इनका अब नाम दे देंगे, दिस इज़ फॉर वीक एसिड है, तो इनका नाम अब समझने के लिए लिख देंगे के ए स्टैंड्स फॉर एसिड। जैसे हमने के डब्ल्यू भी एक पढ़ा था, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वाटर, वैसे ही के ए है। इसे नाम से ही समझ आ जाएगा कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है किन के लिए, वीक एसिड के लिए। ये आयनाइजेशन कांस्टेंट किन के लिए, वीक एसिड के लिए। तो दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई सी माइनस एक्स। इतना तो हम समझ गए। अब एक कंसेप्ट आता है जो जिसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। अच्छा, ये क्या बात है, यहाँ पे लिखता हूँ अल्फ़ा। अल्फ़ा इज डिग्री, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। मतलब कि कितना आयनाइज हो रहा है। देखिए यहाँ पर इनिशियली कितना था, सी था, इनमें से कितना आयनाइज हो गया, एक्स क्वांटिटी आयनाइज हो गया, फिर बचा कितना, सी माइनस एक्स, और जो आयनाइज हुआ है उन्हीं का तो एक्स और एक्स बन गया है, क्योंकि 1 मोल अगर एच एक्स आयनाइज होंगे तो 1 मोल ऑफ H3O प्लस बनाएंगे और 1 मोल ऑफ एक्स माइनस बनाएंगे। तो यहाँ से एक्स निकला तो यहाँ एक्स और एक्स आया, तो आयनाइज कितना हुआ, एक्स आयनाइज हुआ, था कितना सी, उसमें से एक्स आयनाइज हुआ। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन यही है कि कितना था और कितना आयनाइज हुआ। तो हमारा था सी और उनमें से एक्स अमाउंट आयनाइज हो गया, समझ रहे। तो यही है हमारा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। जैसे कि कह सकते हैं ना कि कितना था, पहले था हमारा 100 मॉलिक्यूल्स थे, उस 100 मॉलिक्यूल्स में से मैं बोलता हूँ कि 10 मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो गए, बाकी 90 रह गए। तो हमारा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या है, ये है 10/100। ये 10/100 को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 0.1। अगर परसेंटेज में निकालना है तो क्या लिखूंगा, फिर लिखूंगा 10%। परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं, रेशियो में भी निकाल सकते हैं। तो ये जस्ट इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज हो जाएगा, नहीं तो ये हमारा रेशियो है x/c। ये समझ आया। तो इसका मतलब ये है कि मैं x को लिख सकता हूँ, x इज इक्वल्स टू एक्स अल्फ़ा सी, ऐसे लिख सकता हूँ, x इज इक्वल्स टू अल्फ़ा सी। वही यहाँ पर अगर लिख दूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर की जगह अल्फ़ा स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी माइनस अल्फ़ा सी। कुछ नहीं किया मैंने, x की जगह पे अल्फ़ा सी लिख दिया है। अब यहाँ से और कुछ सी कॉमन ले सकते हैं, तो अल्फ़ा स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी कॉमन 1 माइनस अल्फ़ा, और यहाँ से ये सी और एक सी काट दे तो ये हो गया हमारा सी अल्फ़ा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फ़ा। इतना ये है इक्वल्स टू के ए। ये भी, ये सारे के ए थे। तो आप के ए को अगर नॉर्मल लिख रहे हैं एक्स के टर्म्स में तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के टर्म्स में लिख रहे हैं जहाँ पर अल्फ़ा आता है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों सेम ही है, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि अल्फ़ा क्या है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, और जिसे हम x/c लिखते हैं। x क्या है, कितना अमाउंट डिसोसिएट हो गया, है ना। यहाँ से दिख रहा है कि x अमाउंट डिसोसिएट हुआ था, कितना c था, उसमें से x डिसोसिएट हो गए। अब जब इक्विलिब्रियम मिक्सचर बना है हमारा इस टाइप का, उनमें क्या है हमारा HX कितना क्वांटिटी है, C माइनस एक्स, ये H प्लस कितना क्वांटिटी है, x, और ये x माइनस कितना क्वांटिटी है, ये x। तो इस तरीके से हमने डिग्री ऑफ आयनाइजेशन डिफाइन कर दिया, और ये वाले को कहते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, उनसे भी हमने डिफाइन कर दिया। ओके, जस्ट ये एसिड वाले इक्वेशन के लिए अगर मैंने आयनाइजेशन कांस्टेंट निकाला है तो उसका नाम है के ए वीक एसिड। अगर वाटर के लिए निकालूंगा तो उनका नाम होगा, वाटर का इक्वेशन लिख कर निकालूंगा तो उनका नाम होगा के डब्ल्यू। अगर मैं बेस के लिए लिख कर निकालूँ तो उनका नाम होगा के बी। हाँ, बस वो ए स्टैंड्स फॉर एसिड, बी स्टैंड फॉर बेस एंड डब्ल्यू स्टैंड फॉर वाटर। तो ये हमने ये सब देख चुके हैं। अब आगे ये देखते हैं, जैसे कि हमने पीएच स्केल पढ़ा था। पीएच क्या था, पी अगर हमारा पीएच क्या था, पीएच था -log10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ये हमारा पीएच था। वैसे पीओएच क्या था,
माइनस log 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। वैसे PW भी हमने पढ़ा था, PKW वो क्या था, माइनस log 10 KW। वैसे यहाँ पर KA है तो यहाँ से भी हम PKW भी निकाल सकते हैं, वो होगा PKA भी निकाल सकते हैं, वो होगा PK इक्वल्स टू माइनस log 10 KA। ये हो गया हमारा PK। तो ये भी एक वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये KA या PK हमें क्या बताता है, ये बताता है हमें स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। आप खुद समझिए यहाँ से, एक एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है वो हमें कैसे पता चलता है। सीधी सी बात है ना, मैंने यहाँ पर लिखा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। लेकिन जो वीक एसिड है वो थोड़ा डिसोसिएट होता है और बाकी रह जाता है। जो और भी वीक होंगे वो और थोड़ा डिसोसिएट होगा, बाकी पूरा का पूरा रह जाएंगे ऐसे अनडिसोसिएटेड फॉर्म में। तो हमें क्या पता चल रहा है, जो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उनका ये प्रोडक्ट साइड ज़्यादा, मतलब डिसोसिएट होकर तो प्रोडक्ट बनेंगे, तो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उनका ये प्रोडक्ट साइड उतना ज़्यादा होगा और रिएक्टेंट साइड उतना कम रह जाएगा एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब ये KA क्या दिखाता है, KA तो है ही रेशियो ऑफ प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसका मतलब कि ज़्यादा डिसोसिएट हो चुका है। और अगर ज़्यादा डिसोसिएट हो चुका है मतलब वो एसिड स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब कि KA का वैल्यू अगर ज़्यादा है तो वो एसिड स्ट्रॉन्ग है। दैट मीन्स देयरफॉर इफ़ KA इज लार्ज तो एसिड क्या है, एसिड स्ट्रॉन्ग। और अगर KA स्मॉल, छोटा है, मतलब कि कुछ ज़्यादा डिसोसिएट हुआ ही नहीं है, यहाँ पर प्रोडक्ट हमारा बहुत कम है, तो ये प्रोडक्ट कम है तो ये न्यूमरेटर भी कम है, न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो KC का वैल्यू कम है, बहुत छोटा है। और KC का वैल्यू छोटा है मतलब K का वैल्यू छोटा है, KC को ही तो K लिखते हैं एसिड के केस में, तो K छोटा है, K छोटा है मतलब हमारा एसिड क्या है, वीक है। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि K का वैल्यू बड़ा होने से एसिड स्ट्रॉन्ग है, K का वैल्यू छोटा होने से एसिड वीक है। वैसे ही PK से भी लिख सकते हैं, क्योंकि PK क्या है, कुछ नहीं है, log 10 ऑफ K है। अब यहाँ पर भी वही कंसेप्ट रहेगा कि अगर हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है तो PK का वैल्यू क्या आएगा, वो बहुत छोटा आएगा, PK इज स्मॉल फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड and PK is large for weak acid। यही है, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बताता है। जैसे K क्या है, K के लिए अगर K लार्ज है तो एसिड स्ट्रॉन्ग है, K स्मॉल है तो एसिड वीक है। PK का जस्ट इनका उल्टा है, क्योंकि माइनस log 10 KA कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो PK का वैल्यू छोटा है, एसिड वीक है तो PK का वैल्यू बड़ा है। जैसे हमारा pH में भी होता है ना कि अगर pH का वैल्यू छोटा है, pH अगर लेस देन 7 है तो हम एसिडिक सॉल्यूशन है, अगर pH बड़ा है, मोर देन 7 है तो बेसिक सॉल्यूशन है। वैसे यहाँ PK का भी कंसेप्ट है, PK अगर छोटा है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, PK अगर बड़ा है तो वीक एसिड है। तो ये सब हमने यहाँ से समझ लिया और पढ़ लिया। ठीक है, आगे देखते हैं, एक छोटे से न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करते हैं कंसेप्ट को। न्यूमेरिकल से इसे समझते हैं। देखिए दिया है द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF, ये एक एसिड है, इज 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन सेम बात है, मतलब मुझे अल्फ़ा निकालने को कह रहा है, अल्फ़ा ओके ऑफ HF इन इट्स 0.02 m सॉल्यूशन, m मतलब मोलरिटी सॉल्यूशन। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज प्रेजेंट, ये सब इन दी सॉल्यूशन एंड इट्स pH। ठीक है, तो मुझे सारे स्पीसीज के इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन भी बताने को कह रहे हैं, pH भी बताने को कह रहे हैं, और उसके पहले अल्फ़ा कहने को कह रहे हैं। देखिए सारी बातें एक ही न्यूमेरिकल से हम समझेंगे, सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले क्या है, हमारा HF है जो डिसोसिएट होगा, थोड़ा डिसोसिएट होगा, थोड़ा नहीं होगा क्योंकि ये वीक एसिड है HF। जब ये डिसोसिएट होगा तो इसे वाटर भी चाहिए, तो ये HF एक्वस सॉल्यूशन प्लस H2O लिक्विड। अब ये डिसोसिएट होंगे
और डिसोसिएट होके, सारे तो डिसोसिएट नहीं होंगे इसलिए तो इक्विलिब्रियम है, लेकिन डिसोसिएट होकर क्या बनेंगे, H निकलेगा जो इनके साथ कंबाइन होकर H3O+। ये एक हमारा एक्वा सॉल्यूशन 1 में आ गया। और दूसरा क्या रह गया, यहाँ से जो F था वो रह गया F-। तो डिसोसिएट होने के बाद ये इक्विलिब्रियम में जब रहेंगे तब ये एक्वा सॉल्यूशन भी प्रेजेंट होगा, ये भी प्रेजेंट होगा, ये भी प्रेजेंट होगा। हमने ये सब समझ लिया। अब इनिशियल क्या है, जब इक्विलिब्रियम नहीं आया है, सिर्फ इनिशियल जब स्टार्ट हो रहा है सब कुछ, तब हमने क्या लिया था, 0.02 m ऑफ HF लिया था, ये सॉल्यूशन लिया था हमने। हाँ, HF का एक सॉल्यूशन लिया था जिनमें 0.02 m कॉन्सेंट्रेशन था HF का। तो इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या था, 0.02, ये हम इनका कॉन्सेंट्रेशन था। इनके बारे में तो हम इंटरेस्टेड नहीं है। इनका कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली 0 और इनका भी 0। जब इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है, उस वक्त क्या होगा, ये थोड़ा खर्च होगा और ये बन जाएंगे। उसके बाद ये तीनों एक साथ रहेंगे इक्विलिब्रियम मिक्सचर में। तो ये जो खर्च होंगे वो कितना खर्च होगा, यही हमें जानना है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फ़ा निकालना है, ठीक है। तो हमने ये मान लेते कि यहाँ पर x खर्च होगा, तो 0.02 माइनस x इतना खर्च हो गया। और यहाँ पर x खर्च हुआ है तो यहाँ पर x और x करके ये भी दोनों बनेंगे 1 क्योंकि 1 मोल खर्च होता है तो ये 1 और 1 मोल बनते हैं। वैसे x खर्च हुआ है तो ये x और x बनेंगे। लेकिन मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसके पहले में हमने देखा था क्या था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है कि कितना हमारे पास था कॉन्सेंट्रेशन और कितना डिसोसिएट हो गया। तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन इतना था, डिसोसिएट हो गया उनमें से x, तो इनका ही रेशियो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसे हम अल्फ़ा कहते हैं। तो मैं अल्फ़ा के टर्म्स में भी यहाँ से शुरू कर सकता हूँ, या तो फिर मैं सिर्फ x लिख के बाद में ये वाला पुट करके मैं अल्फ़ा निकाल लूँगा, वही अच्छा होगा। पहले x पुट करके सॉल्व करते हैं, बाद में यहाँ से अल्फ़ा निकाल लेंगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से अब क्या देखते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा x क्या आएगा। देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ दिया है, आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया है 3.2 इंटू 10⁻⁴। तो मुझे पता है के ए क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि एसिड का इक्वेशन है। के ए इज इक्वल्स टू, सबसे पहले इनका कॉन्सेंट्रेशन H3O+, फिर किनका कॉन्सेंट्रेशन, इनका कॉन्सेंट्रेशन F- डिवाइडेड बाई फिर इनका कॉन्सेंट्रेशन, ये भी एक्वस है HF, और इनका तो नहीं लिखूंगा क्योंकि ये लिक्विड है, ठीक है। अब क्या दिया है, इनका वैल्यू दिया है 3.2 इंटू 10⁻⁴। तो 3.2 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल्स टू, इनका कॉन्सेंट्रेशन कितना है इक्विलिब्रियम के वक्त, x, ठीक है। इनका कॉन्सेंट्रेशन कितना है इक्विलिब्रियम के वक्त, x, ठीक है। और HF का कॉन्सेंट्रेशन कितना है इक्विलिब्रियम के वक्त, 0.2 माइनस x, इतना, ठीक है। इसे लिख सकते हैं x² बाई 0.02 माइनस x, ठीक है। इसे और क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, इसे और लिख सकते हैं ऐसे अप्रॉक्स। देखिए ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल्व करने के लिए, इसलिए अप्रॉक्स इस टर्म को माइनस x को इग्नोर कर दे रहे हैं, क्योंकि 0.02 माइनस x, ये x इतना छोटा है कि इनमें से माइनस करके ज़्यादा कुछ डिफरेंस आएगा नहीं, इसे इग्नोर कर देते हैं। तो x² डिवाइडेड बाई 0.02। अब देखिए सॉल्व करने में ईजी होगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x² इज इक्वल्स टू 0.02 इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁴। इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.1234550 आएगा, 12345 फिर 64, ये आएगा हमारा इसे सॉल्व करके। और अगर मैं x को सॉल्व करूँ तो x आ जाएगा इनके बाद 0.00253, ये आप पकड़ सकते हैं, हमारा x आ गया। तो हमें ये x मिल गया, x मिल गया। अब आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है, x तो नहीं निकालना था, सॉरी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, x तो नहीं निकालना था। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, वी नो, क्या पता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल्स टू x बाई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो हमारा x है ये 0.00253 और डिवाइडेड बाई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था, ये था, ये वाला ये था, डिवाइडेड बाई 0.02। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आयनाइजेशन कांस्टेंट आएगा, वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 0.1265।
ये हमारा हो गया आयनाइजेशन कांस्टेंट, यही यहाँ पर पूछा गया था आयनाइजेशन कांस्टेंट। आप चाहे तो यहाँ पर भी सीधा यूज़ कर सकते थे ऐसा जो हमने पहले यहाँ पर निकाला था एक फॉर्मूला टाइप से कि आयनाइजेशन के इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फ़ा। तो आप यहाँ पर अगर वो यूज करते कि इट इज़ सी अल्फ़ा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फ़ा, यहाँ से भी आप डायरेक्ट सॉल्व करके अल्फ़ा का वैल्यू निकाल सकते थे, यही आता। लेकिन ये समझने में ज़्यादा इजी होता है, यहाँ पर ये फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, इसलिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब ये वाले को यूज़ करके भी कर सकते हैं, ये वाले को यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये वाले को यूज़ किया है, आप ये वाले को भी यूज़ करके डायरेक्ट अल्फ़ा निकाल सकते हैं। मैंने ये वाले को यूज़ किया और फिर ये फॉर्मूला यूज़ करके मैंने अल्फ़ा का वैल्यू निकाला। आप अगर ये डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो अल्फ़ा डायरेक्ट आपको मिलेगा, दोनों ही सही है। अब क्योंकि मुझे x पता चल गया है, अब आप देखिए मुझे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज प्रेजेंट, ये सारे स्पीसीज प्रेजेंट है इन दिस सॉल्यूशन। तो जब इक्विलिब्रियम आ चुका है तब देखिए f माइनस कितना होगा, यहाँ पर x लिखा है ना कॉन्सेंट्रेशन इनका, इसलिए मुझे x निकालना ज़रूरी था, इसलिए मैंने x के टर्म्स में सॉल्व किया। तो f का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ, यहीं पर लिख देता हूँ, समझने में आसान होगा कि जब इक्विलिब्रियम, ये तो है हमारा इक्विलिब्रियम का केस, जब इक्विलिब्रियम में हम पहुंच जाएंगे उस वक्त हमारा f माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, x है, और x का वैल्यू ये है, मतलब 0.00253 m, ये है हमारा f का कॉन्सेंट्रेशन, ये हमारा सॉल्व। फिर ये H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, वो भी x है, मतलब 0.00253 m, ये है इनका कॉन्सेंट्रेशन, ये भी हमने सॉल्व कर लिया। HF का कितना है, तो यहाँ पर 0.02 माइनस एक्स मुझे करना पड़ेगा, ठीक है, 0.02 माइनस एक्स, तो ये आएगा हमारा 0.01747 m। तो ये हो गया हमारा इनका कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम के वक्त, ठीक है, इस सॉल्यूशन में जब इक्विलिब्रियम आया है तब। ओके, ये आंसर है सर, ये तीनों के आंसर है। ओके, और साथ में pH भी पूछा है। अब pH तो हमें पता है क्या होता है, कुछ भी नहीं, pH इज इक्वल टू -log10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, या इस H प्लस को आप ये भी लिख सकते हैं H3O प्लस, ये एक ही बात है। इनका कॉन्सेंट्रेशन का अगर माइनस लॉग कर देंगे तो उसे ही pH कहते हैं। इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या मुझे पता है, हाँ पता है, ये तो रहा इनका कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम के वक्त, तो ये हो गया -log10, यहाँ पे लिखेंगे 0.00253, बस इतनी सी बात। और इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें इनका pH पता चल जाएगा। ये इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में तो आंसर आएगा 2.59। तो यही है इनका pH 2.59, इस सॉल्यूशन का pH। तो देखिए कैसे हमें दो बातें ही पता थी सिर्फ, एक था हमें पता इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और दूसरी बात हमें पता था K का वैल्यू, ये दो बातें ही मुझे पता थी। देखिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और K की वैल्यू, इससे हमने आयनाइजेशन कांस्टेंट भी निकाला, साथ में मैंने इक्विलिब्रियम के वक्त कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा वो भी निकाला, और हमने पूरे सॉल्यूशन का pH भी निकाला। तो ये सारी बातें पढ़कर हमने आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड्स कंप्लीट कर ली। अब हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, सेम कंसेप्ट पे ही वो भी चलेगा। वहाँ पर हमें क्या देखना है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस का क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस की वो सेम कहानी है कि वो पूरा का पूरा डिसोसिएट होकर ख़त्म हो जाएगा इक्विलिब्रियम में या फाइनल के वक्त। मुझे एक कंटेनर में, अगर मैंने स्टार्टिंग में लिया था स्ट्रॉन्ग बेस लेता हूँ NaOH, और इसमें जैसे ही मैंने एक्वस मिलाया, ये थोड़ी देर बाद ऐसा मिलेगा मुझे, जहाँ पर Na मिलेगा और OH मिलेगा, लेकिन NaOH नहीं मिलेगा क्योंकि ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो चुका, ख़त्म हो गया। ये स्टार्टिंग में था, ये एंडिंग में ये है। लेकिन अगर वहाँ पे कोई वीक बेस होगा, जैसे कि एक वीक बेस का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे NH4OH, ये एक वीक बेस है। तो अगर इस वीक बेस का एग्जांपल ले, इसमें अगर एक्वस मिलाया जाए स्टार्टिंग में, तो इक्विलिब्रियम के वक्त मुझे यहाँ पर NH4OH भी मिलेगा, मुझे NH4 प्लस भी मिलेगा और मुझे OH माइनस भी मिलेगा।
तो ये होता है वीक बेस के लिए इक्विलिब्रियम में कंडीशन, जहाँ पर इनका एरो ऐसे दिखाते हैं, ये यहाँ से टूटकर ऐसा बन गया, लेकिन इनका एरो ऐसे दिखाते हैं क्योंकि अभी भी आना जाना चल रहा है। कुछ मतलब बेस वीक बेस डिसोसिएट होकर NH4 प्लस और OH माइनस बना रहे हैं, और उसी समय कुछ NH4 प्लस और OH माइनस जुड़कर NH4 OH बना रहे हैं। ऐसा दोनों तरफ डायरेक्शन चलता है। तो एक अगर जनरलाइज्ड फॉर्म लूँ तो जैसे वहाँ पर HX लिया था एसिड के केस में, यहाँ पर एक लेता हूँ MOH एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पर M जो है वो कोई भी एक मेटल होगा, तो MaOH पकड़ता हूँ कि ये जनरल फॉर्म है एक वीक बेस का। तो ये कैसे काम करेगा, ये डिसोसिएट होकर बनाएगा एक M प्लस एक्वस और साथ में O माइनस एक्वस। ये होगा हमारे वीक बेस का कहानी। अब इनका अगर ये ऐसा है तो इनका KB क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, KB होंगे इनका ये M प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई MOH का कॉन्सेंट्रेशन, यही होगा हमारा KB। ठीक है, जैसे हमने पहले लिया था वैसे ही अगर इस बार भी ले ले कि इनिशियली इनका कॉन्सेंट्रेशन ये है, बाद में ये है, तो क्या करेंगे, तो इनिशियली अगर लेता हूँ कि इनका कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली इनका कॉन्सेंट्रेशन C था और इनका 0 और 0 था, और इक्विलिब्रियम में आने के वक्त बाद इनमें से X खर्च हो गया, इस C में से X खर्च हो गया, तो जितना खर्च हुआ उतना ही टूटकर ये और ये बन गए, बाकी तो रह गया। तो इनका भी क्या हो जाएगा, इनका भी लिख सकते हैं कि ये KB हमारा होगा उस वक्त X, इनके लिए X, इनके लिए भी X, तो X² बाई ये C माइनस X, इनके लिए C माइनस X। तो ये हो गया हमारा KB का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ X। साथ में मुझे ये भी पता है कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन किसे कहते हैं, अल्फ़ा, ये है हमारा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। सेम कंसेप्ट है जैसा हमने एसिड में पढ़ा था। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता क्या है, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कितना था C था, कितना डिसोसिएट हुआ, कितना टूटा, X टूटा है सिर्फ, तो ये हो गया हमारा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि X इज इक्वल्स टू अल्फ़ा C, ऐसा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ही अगर मैं वो सब लिख दूँ तो क्या होगा, KB इज इक्वल्स टू होगा अल्फ़ा² C² बाई X C माइनस अल्फ़ा C, और थोड़ा लिखूँ तो यहाँ पर अल्फ़ा² C² बाई C कॉमन 1 माइनस अल्फ़ा, और थोड़ा लिखूँ तो यहाँ से ये कट जाता है, तो ये होता है C अल्फ़ा² बाई 1 माइनस अल्फ़ा, ये भी KB है। तो देखिए ये सारे सेम है, ये KB इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ये KB इन टर्म्स ऑफ X, मतलब कि कितना हमने खर्च किया। ये जैसे पहले आ रहा था वैसे ही है। अब जैसे KB आ रहा है तो KB के साथ PKB भी आ सकता है। जैसे PKA था, इट इज़ माइनस log 10 KB, यही है हमारा PKB। अब KB की जैसे Ka क्या दिखाता था कि हमारा एसिड कितना वीक है, कितना स्ट्रॉन्ग है, वैसे ये भी क्या दिखाएगा, ये भी स्ट्रेंथ ऑफ द बेस दिखाता है, स्ट्रेंथ ऑफ द बेस। कैसे, अगर Ka का वैल्यू लार्ज है, सॉरी KB का वैल्यू लार्ज है तो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। अब कोई भी बेस स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब वो ज़्यादा टूट कर ऐसा और ऐसा बन जाएगा, तब उसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। और अगर ऐसा हो तो ये वैल्यू हमारा और ये वैल्यू, इनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, इनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, ऊपर का टर्म ज़्यादा है और नीचे का टर्म कम है, क्योंकि ये ज़्यादा हो गया मतलब ये कम हो गया, ये तो बन ही रहा है यहाँ से निकल कर, तो जितना खर्च होगा उतना ये ज़्यादा बनेगा, मतलब इनका ज़्यादा होना ही मतलब इनका कम हो जाना। तो ये वाला ऊपर वाला टर्म ज़्यादा हो जाएंगे, नीचे वाला टर्म कम, मतलब हमारा KB बड़ा, और KB बड़ा है मतलब कि जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसलिए यहाँ से समझ सकते हैं कि KB हमें क्या दिखाता है, स्ट्रेंथ ऑफ द बेस का एक अंदाज देता है। तो KB अगर लार्ज है तो बेस भी स्ट्रॉन्ग है, वैसे ही अगर KB स्मॉल है, इनका वैल्यू छोटा है, तो हमारा बेस भी क्या है, बेस भी वीक बेस है, वीक बेस। ये हमें यहाँ से समझ आ गया। अब PKB का ठीक इनका उल्टा होगा, PKB में क्योंकि माइनस log 10 KB करते हैं, तो इनके केस में क्या है कि PKB के केस में अगर PKB का वैल्यू बड़ा है, PKB स्मॉल, तो हमारा जो है सॉल्यूशन वो स्ट्रॉन्ग बेस है इनमें,
बहुत ज़्यादा बेसिक सॉल्यूशन है, और पी के बी अगर लार्ज है तो फिर हमारा वीक बेस है। ये बात हमें समझ आया। ओके, पी के ए समझ आ गया, पी के बी समझ आ गया। ओके, आगे देखते हैं। तो यहाँ एक न्यूमेरिकल से फिर से ये बेस के कंसेप्ट को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले लिया है एक सॉल्यूशन, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन मुझे बताने को कह रहा है। कौन से सॉल्यूशन में, जिनमें 0.2 m अमोनियम क्लोराइड है और साथ में 0.5 m अमोनिया है आर प्रेजेंट। अब इसमें यह भी दिया है कि पी के बी ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन 4.75 है। सबसे पहले अमोनिया की बात करते हैं। अमोनिया क्या है, खुद में एक बेस है, उसका सॉल्यूशन बनाना है, मतलब अमोनिया को वाटर के संग रिएक्ट करके बनाना है। इसे फिलहाल के लिए इग्नोर करते हैं। तो अमोनिया सॉल्यूशन कैसा दिखेगा, NH3 ये हमारा हो गया एक बेस, उसके साथ ये H2O ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा, और ये अमोनिया सॉल्यूशन है, एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, ये मिलाकर क्या बना रहे, ये मिलाकर बना रहे हैं, क्योंकि अमोनिया एक बेस है। बेस क्या करता है, बेस H+ लेता है, तो ये हमारा बेस H+ लेकर ऐसा बन गया। ठीक है, एक्वस में। और एसिड क्या करता है, H+ देता है, तो ये इसने H+ देकर क्या बन गए, OH- एक्वस में। ओके, तो ये हमारा एक रिएक्शन हो गया। जब अमोनिया को वाटर में हमने मिलाया तो ये ऐसे कुछ आएंगे। यहाँ पर इनिशियल हमारा क्या होगा, दिया ही है कि ये कितना कॉन्सेंट्रेशन वाला अमोनिया सॉल्यूशन था, 0.1 m, मतलब इनिशियली 0.1 m यहाँ पर अमोनिया था। ये लिक्विड वाटर कुछ नहीं, वाटर को इग्नोर करते, और ये अभी तक बना ही नहीं है कुछ, और ये अभी तक बना ही नहीं है कुछ, ये इनिशियल। और फाइनल में कुछ होगा वो बाद में बात करेंगे। ये इनिशियल होता अगर ये NH4Cl नहीं होता तो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अमोनिया नहीं है, साथ में 0.2 m NH4Cl है, इसके लिए एक चेंज आएगा। मतलब अभी तक हमने जो किया ये तब होता जब, एक सेकेंड, अभी तक हमने जो किया ये तब होता जब हमारे पास सिर्फ अमोनिया होता। एक कंटेनर है, ऐसे समझते हैं, इस कंटेनर में हमने सिर्फ अमोनिया रखा है और एक्वस रखा है, NH3 एक्वस ऐसा रखा है। तब ये थोड़ी देर बाद डिसोसिएट होकर मुझे क्या दिखेगा कि थोड़ी देर बाद अब इनमें एमोनिया भी है, साथ में NH4+ भी है, और साथ में OH- भी, ये दिखेगा। ये तब होता जब इस इनिशियली केस में इसमें सिर्फ अमोनिया होता, तो ये इक्विलिब्रियम में ये मिलता मुझे। लेकिन हमारा केस ऐसा नहीं है। हमारे केस में कह रहे हैं कि एक सॉल्यूशन है जिनमें 0.2 m अमोनियम क्लोराइड भी है और 0.1 m अमोनिया भी है, तो यहाँ पर इनको भी काउंट करना होगा। अब ये क्या है, ये NH4Cl एक सॉल्ट है, ये ना एसिड है ना बेस है, ये एक सॉल्ट है। इसका मतलब कि अब हमारे कंटेनर, जब हमने इनिशियल एक कंटेनर लिया था इनिशियली, तो इनमें हमने अमोनिया भी लिया था, एक्वस तो लिया ही था, और साथ में NH4Cl भी लिया था। कौन सा कितना लिया था यहाँ लिखा है। अब बताइए कि जब इक्विलिब्रियम में जाएंगे तो कितने मात्रा में क्या चीज़ अवेलेबल होगा। अब मुझसे ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर जब हमने ये लिया अमोनियम क्लोराइड, तो इनका क्या असर होगा ये देखते हैं। अमोनियम क्लोराइड है क्या, ये एक सॉल्ट है, NH4Cl। ये सॉल्ट जब वाटर में डालूंगा तो ये पूरा डिसोशिएट करता है, मतलब पूरा टूट जाएगा, टूट कर NH4+ एक्वस और साथ में Cl- एक्वस ये बनाते हैं। तो हमने कितना लिया था सॉल्ट, 0.2 m। इनिशियली 0.2 m था, ये 0 और ये 0 इनिशियली। अब मैं सॉल्ट के लिए लिख रहा हूँ सब कुछ। फाइनल क्या होगा, फाइनल में ये सारे टूट जाएंगे, मतलब ये 0 बच जाएगा, और ये टूट कर क्या बनेंगे, 0.2 m इनका रह जाएगा और 0.2 इनका रह जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जैसे ही हम ये अमोनियम क्लोराइड को वाटर में मिलाएंगे एक्वस में, ये पूरा का पूरा डिसोसिएट होकर मुझे NH4+ कितने देंगे, 0.2 m। अब ये वाला जो सॉल्यूशन है हमारा इनिशियल, इनमें अमोनिया भी है, एक्वस भी है, और अमोनियम क्लोराइड भी है। अब अमोनियम क्लोराइड ने क्या दिया मुझे, 0.2 m दिया है, क्या चीज़, NH4+।
इसका मतलब कि अब हमारा जो ये सिर्फ अमोनिया होने से ये हमारा इनिशियल सॉल्यूशन था, सॉल्ट के कारण ये चेंज आया है, इसलिए अब हमारा इनिशियल सॉल्यूशन क्या है, इनिशियल सॉल्यूशन अब हमारा ऐसा दिखेगा, एक्वस प्लस H2O लिक्विड मिलाकर मुझे देंगे NH4 प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस, और हमारा इनिशियल कैसा दिखेगा, ये तो इनिशियल 0.1 था ही, ये इनका कंसिडर नहीं करते, लेकिन ये अब 0 नहीं होगा, ये इनिशियल क्या होगा, ये होगा, किसके कारण आया, सॉल्ट के कारण, तो 0.2 ये इनिशियल है और ये वाला 0 है। अब देखिए पहले सिर्फ ओनली अमोनिया रहता, ओनली अमोनिया, तो ये ओनली सॉल्ट NH4Cl, तो ये जब NH4 अमोनिया एंड NH4Cl जब दोनों है तो ये इनिशियल सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन हमारा ऐसा रहेगा, इनका ये और इनका ये कहाँ से आया, ये सॉल्ट के कारण ये कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अब बताइए कि क्या चेंज होगा, तो इक्विलिब्रियम में फिर से मैं मान लेता हूँ कि इनको तो टूटकर ये और ये बनना है, लेकिन अभी सिर्फ ये बना है, ये नहीं बना है, सुतरां इक्विलिब्रियम ऐसा डायरेक्शन में तो जाएगा ही कि इसे कुछ OH को बनाना ही है, देयरफॉर ये कम होगा। अब मैं मानता हूँ कि 0.1 माइनस एक्स क्वांटिटी यहाँ से कम हो जा रहा है। अब यहाँ से जब x कम होगा तो यहाँ पर भी x बढ़ेगा और यहाँ भी x बढ़ेगा, तो ये भी 0.2 प्लस x हो जाएगा, पहले से 0.2 था, अब उसमें x और ऐड हो गए, और ये सिर्फ x क्योंकि 0 था, अभी x, ये हो गया हमारे इक्विलिब्रियम में कॉन्सेंट्रेशन OH का, NH4 का और एमोनिया का। अब हमें पता है Kb क्या होता है, Kb क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये एक बेस का इक्वेशन है इसलिए, तो Kb क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस साथ में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3, ये यही तो होता है Kb। इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या है NH4 का, 0.2 प्लस x, OH माइनस का सिर्फ x डिवाइडेड बाई एमोनिया का क्या है 0.1 माइनस x, ये, और Kb का वैल्यू दिया है क्या, Kb का वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन pKb का वैल्यू दिया है, pKb ऑफ एमोनिया सॉल्यूशन 4.7 है, तो अगर pKb का वैल्यू दिया है तो मैं Kb का वैल्यू निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ, 4.75 है, ठीक है, यहाँ तक हटा देते हैं। देखिए pKb इज इक्वल्स टू, मुझे पता है माइनस log 10 Kb होता है, और डैट इज इक्वल्स टू 4.75 ये दिया है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, log 10 Kb इज इक्वल्स टू माइनस 4.75, ठीक है। क्या ऐसा भी लिख सकता हूँ कि टेन टू द पावर log 10 Kb इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 4.75, दोनों को ही 10 टू द पावर के ऊपर लगा दिया हूँ। अब 10 टू द पावर log 10 Kb को लिखा जाता है Kb इज इक्वल्स टू 10 टू पावर माइनस 4.75, और अगर 10 टू पावर माइनस 4.75 को सॉल्व करेंगे तो 1.77 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 आता है। अगर आपके एग्जाम में कैलकुलेटर नॉट अलाउड है तो लाजमी सी बात है इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आप नहीं कर सकते, लेकिन तब भी आप इसे देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और जिनके अलाउड है उनको तो ऑब्वियसली करना ही है। तो हमें Kb का वैल्यू पता चल गया। अब मैं Kb को इसमें पुट करूंगा और यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा, तो देयरफॉर 1.77 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल्स टू, ये पूरी बात 0.2x डिवाइड बाई 0.1 माइनस एक्स इंटू एक्स। यहाँ भी क्या करेंगे, यही बात है कि क्योंकि सिंपल करने के लिए, क्योंकि ये x बहुत छोटा होता है तो 0.2 प्लस एक्स या सिर्फ 0.2 एक ही बात है, तो इसे अप्रॉक्स ऐसे लिख सकते हैं, अप्रॉक्स 0.2 डिवाइड बाई 0.1
इंटू एक्स, मतलब ये माइनस एक्स भी हटा दिया, ये प्लस एक्स भी हटा दिया। ये इतना ही छोटा है कि मैं 0.2 में अगर एक्स ऐड करूँ तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, ऑलमोस्ट सेम रह जाता है, तो ये 0.2 रह गया। ये इतना ही छोटा है कि 0.1 में से मैं अगर एक्स माइनस भी करूँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ऑलमोस्ट उतना ही रह जाता है, मतलब 0.1 रह गया और साथ में एक्स है। अब यहाँ से देखिए एक्स सॉल्व करना आसान है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक्स निकालता हूँ। एक्स इज इक्वल्स टू, इनका हाफ होगा, मतलब 0.88 ले सकता हूँ, इंटू 10⁻⁵, ये हमारा एक्स का वैल्यू है। मतलब कि जब इक्विलिब्रियम आएगा तब ये OH इतना होगा, ये अमोनिया इतना और ये इतना। अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो समझने के लिए, तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर जब बन रहा है तब हमारा अमोनिया यहाँ पर होगा, सॉरी OH माइनस होगा 0.88 इंटू 10⁻⁵। ये कितना होगा, ये 0.2 प्लस ये, ठीक है ना। अब आप देखिए 0.2 में अगर मैं इतना छोटा नंबर ऐड करूँ तो ऑलमोस्ट सेम रह जाता है, ठीक है ना। इसी के लिए हमने ऐसा लिया, तो ये भी मोटा मोटी 0.2 ही रह जाएगा। हाँ, साथ में ये ऐड करके, ये बहुत छोटा है इसे इग्नोर कर रहे हैं, और यहाँ पे भी ये 0.1 रह जाएगा ऑलमोस्ट। चलिए इसे आपको करके ही दिखाते हैं कि कितना होगा एक्चुअली। तो अगर इसे एक्चुअल में सॉल्व करेंगे तो इनका वैल्यू क्या आएगा, इनका वैल्यू आएगा 0.002000088। देखिए कितना कितना ही डिफरेंस हुआ, ज़्यादा नहीं। और इनका वैल्यू आएगा 0.099912। ये है इनका कॉन्सेंट्रेशन ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम में हम पहुंचेंगे तब इनका ये कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है। और हमसे क्या पूछा इन्होंने, यहाँ पर हमसे पूछा है साथ में कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। ये हमारा फाइनल काम है, इस सॉल्यूशन का पीएच निकालना। तो देखिए हमने अभी तक क्या निकाला, एच तो यहाँ पर दिख नहीं रहा। पीएच का तो कंसेप्ट ये है ना कि पीएच तो कब निकालेंगे, जब मुझे एच पता होगा तो उसका -log10 ऑफ एच का कॉन्सेंट्रेशन कर दूंगा तो मुझे पीएच मिल जाएगा। देखिए यहाँ तो पीएच दिख नहीं रहा, यहाँ तो सिर्फ एच दिख नहीं रहा, यहाँ तो सिर्फ OH दिख रहा है। तो मैं OH का ही लेता हूँ। OH का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, OH का कॉन्सेंट्रेशन है अभी निकाला हूँ 0.88 इंटू 10⁻⁵। ये है हमारा OH का कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या मैं POH निकाल सकता हूँ, हाँ तो वही निकाल लेता हूँ, -log10 ऑफ OH। इसे अगर करेंगे -log10 ऑफ 0.88 इंटू 10⁻⁵, तो क्या आंसर आता है, तब इनका आंसर आ रहा है 5.05। तो हमने POH निकाल लिया अपने सॉल्यूशन का। अब हमें pH चाहिए, लेकिन तो pH क्या होता है, pH होता है 14 माइनस POH। कहाँ से आया, हमने एक पहले भी देखा था वीडियो में ये बात कि किसी भी सॉल्यूशन में pH प्लस POH इज ऑलवेज इक्वल्स टू 14। क्यों होता है, क्योंकि pH प्लस POH इज इक्वल्स टू pKw, और pKw क्या होता है, वो 14 होता है, वाटर का होता है। हाँ, KW क्या होता है, KW का वैल्यू होता है 10⁻⁴। ये है KW का कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे pKw हो जाते हैं 14 और pH प्लस POH इज 14। तो घबराना नहीं है, अगर किसी एक ऐसा एसिड दिया है तो वहाँ तो मुझे H मिलेगा ही, तो H का मैं कॉन्सेंट्रेशन निकाल लूँगा, pH इज इक्वल्स टू -log10 H। लेकिन अगर बेस दिया है तो वहाँ मुझे H तो नहीं मिलेगा, वहाँ मुझे OH मिलेगा। तो मैं OH से पहले POH ही निकाल लूँगा, और उस POH से फिर मैं जब 14 माइनस POH करूँगा तो मुझे pH मिल जाएगा। तो सीधी सी बात है, जहाँ पे pH मिलता है वहाँ सीधा pH निकालना है, जहाँ POH मिलता है वहाँ pH निकाल कर 14 से माइनस करना है, फिर pH मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर मैं 14 माइनस 5.05 करूँ तो ये हो जाता है 8.95। तो ये हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन के। तो देखिए हमने थोड़े थोड़े करके कितने सारे कॉन्सेप्ट को सीख लिया यहाँ पर।
हमने ये समझा कि दो चीज़ों को जब मिलाएंगे तो उनका कैसे इफेक्ट पड़ रहा है हमारे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में। सिर्फ अमोनिया होता तो ये लिखते हम, सिर्फ NH4Cl है, ये एक सॉल्ट है तो ये पूरा डिसोसिएट करता है, ऐसा बनता है। लेकिन जब दोनों मिलाकर है तो हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में अमोनिया भी है और ये NH4+ भी है। इनके साथ अब पूरे सम्स को सॉल्व करके हमने सॉल्यूशन का pH निकाला है। ओके, तो हमने यहाँ अभी तक आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड्स पढ़ा, आयनाइजेशन ऑफ वीक बेस पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb। Ka क्या है? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड्स। Kb क्या है? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। अब इनके बीच में भी एक रिलेशन है, वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशन है और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे पास क्या है, एक लेते हैं, एक ऐसा कंपाउंड है जो बेस ही है, इनिशियली ले लेते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया है इसलिए समझने में इजी होगा। अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, साथ में हमारा लिक्विड वाटर, ये आयनाइजेशन इक्विलिब्रियम में जाकर क्या देगा हमें? NH4, सॉरी 4 तो नीचे लिखते हैं, ऊपर लिख दिया मैंने, NH4+ एक्वस में, और साथ में क्या देंगे? OH- एक्वस में। ये मिलेगा मुझे। इनके ये क्या है, यहाँ पर ये हमारा एसिड काम, सॉरी बेस काम कर रहा है। देखिए लिख देता हूँ, यहाँ पर ये हमारा बेस है। बेस का काम क्या है? हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना। तो इस बेस ने हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके क्या बन गए? ये एसिड बन गया। ये हो गया कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है, इनका। और ये क्या है? यहाँ पर ऑब्वियस ये एसिड है और एसिड का काम क्या है? हाइड्रोजन को देना। तो ये हाइड्रोजन देकर क्या बन गए? थोड़ा ऐसे एकदम बनाते हैं। ये हाइड्रोजन देकर क्या बन गए? OH- बन गए। तो ये हो गया इनका कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर क्या किया? H+ एक्सेप्ट किया है और इन्होंने क्या किया? ये एसिड वाले H+ डोनेट, H+ डोनेट। इतना हमें समझ आया। इनके लिए हमने क्या लिखा था? ये हमारा एक बेस है, वीक बेस है, वीक बेस आयनाइज हो रहा है। तो इनके लिए हमने लिखा था कि Kb इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4+, साथ में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3। ये था हमारा Kb। अच्छी बात है। अब देखिए, जब बेस को हमने हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लिया बेस ने, ये कॉन्जुगेट एसिड बन गए। ये एसिड हाइड्रोजन डोनेट कर दिया, ये कॉन्जुगेट बेस बन गए। ये हो गया हमारा ये। अब हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं अलग से। ये बात ख़त्म, यहाँ पे हमने जो पढ़ा ख़त्म। नई बात, हमारे पास एक है NH4+ एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। इनके साथ हमारे पास है H2O वाटर, और इसे अब मैं इक्विलिब्रियम में डालूँगा। क्या बनेगा? इक्विलिब्रियम में डालने से ये बनेगा NH3 एक्वस और H3O+ एक्वस। हो क्या रहे? इन्होंने एक हाइड्रोजन लूज किया और लूज कर ये क्या बन गए? ये बन गए। तो जो हाइड्रोजन लूज करता है वो क्या होता है? एसिड होता है। लिखते हैं, तो ये एक एसिड है जिन्होंने हाइड्रोजन लूज किया और हाइड्रोजन लूज करके क्या बन गए? एक कॉन्जुगेट बेस बन गए, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया? हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया, ये लूज किया, डोनेट किया, H+ डोनेटेड। अब ये देखते हैं, ये बेस है। बेस का क्या काम है? हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना। तो इन्होंने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया और कर ये बन गए, ये बन गए। ये क्या है? एक कॉन्जुगेट एसिड। तो ये पता है ना, एसिड डोनेट करके कॉन्जुगेट बेस बन जाता है और कॉन्जुगेट बेस एक्सेप्ट करके फिर से एसिड बन जाता है। ये बेस जो है ये एक्सेप्ट करके कॉन्जुगेट एसिड बन गए, कॉन्जुगेट एसिड फिर से डोनेट करके बेस बन जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं H+ एक्सेप्टेड करके, ये हो गया कॉन्जुगेट एसिड बेस। अब अगर मैं देखूँ तो ये
किसके लिए बन रहा है, ये एक एसिड है जो जिनका हमने ये किया है, डिसोसिएशन किया। ये एसिड वाटर में जब मैं डाला तो ये डिसोसिएट होकर टूट गए, टूटकर ये और ये बन गए। तो इनका जब मैं इक्विलिब्रियम लिखूंगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो कैसे लिखूंगा, के ए से लिखूंगा उस वक्त, क्योंकि ये एसिड का इक्वेशन है। उस वक्त क्या लिखूंगा, के ए इज इक्वल्स टू, ये क्या है, प्रोडक्ट है यहाँ पर, NH3 का एक्वस है इसलिए NH3 आएगा। साथ में ये एक्वस है, मतलब H3O प्लस एक्वस है तो ये भी आएगा। डिवाइडेड बाई इधर में NH4 प्लस एक्वस है तो ये भी आएगा। और ये लिक्विड है तो ये नहीं आएगा। ये हमारा हो गया एसिड का के, एक एसिड का के। अब अगर इन दोनों को देखें तो क्या समझ सकते हैं ये देखिए, ठीक है। अगर मैं ये इसे लिखता हूँ इक्वेशन 1 और इसे मैं लिखता हूँ इक्वेशन 2, ठीक है। अब मैं दोनों को जोड़ के देखूंगा। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड कर दूँ, ठीक है, 1 + 2, तो क्या होगा, 1 + 2 करूँगा तो मुझे मिल रहा है, देखिए, NH3 एक्वस प्लस H2O लिक्विड प्लस NH4 एक्वस प्लस H2O लिक्विड, ये हो गया रिएक्टेंट साइड। इक्विलिब्रियम में आएंगे किसके साथ, फिर से NH4 प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस प्लस NH3 एक्वस प्लस H3O प्लस एक्वस, ठीक है। इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K इज इक्वल्स टू KA KB, ये होगा। आप कहेंगे कैसे, वो भी देख लेंगे। पहले ये काट कर देखते हैं। पहले ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ये एमोनिया एक्वस इधर भी है, एमोनिया एक्वस इधर भी है, काट दिया। ये इधर भी है और ये इधर भी, इन्हें भी मैंने काट दिया। फिर क्या बच रहा है, फिर ये बच रहा है 2 लिखना उचित नहीं होगा, ऐसे लिखते हैं H2O लिक्विड प्लस H2O लिक्विड, दोनों टूटकर क्या बन रहे हैं, H3O प्लस एक्वस और साथ में OH माइनस एक्वस। अब देखिए ये इक्वेशन देखकर कुछ याद आ रहा है, ये क्या है, ये इक्वेशन कुछ नहीं बट वो जब हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर किया था तब यही था कि वाटर के साथ रिएक्ट करके एक एसिड के जैसा काम कर रहा है, एक वाटर बेस के जैसा काम कर रहा है, दोनों रिएक्ट करके हमें एक हाइड्रोजन या H3O प्लस आयन देंगे और OH माइनस आयन देंगे। इस केस में हमने क्या लिखा था, इनका आयनाइजेशन कांस्टेंट KW लिखा था और KW इज इक्वल्स टू ये भी लिखा था, क्योंकि ये लिक्विड है, ये इग्नोर करते हैं। यहाँ पर इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, H3O प्लस और साथ में OH माइनस, और नीचे वाला टर्म क्या है, क्योंकि ये लिक्विड है इसलिए इसे इग्नोर किया था। ये क्या आ रहा था हमारा, KW सीधा H3O प्लस और OH माइनस, ये हमारा KW था। तो इस केस में भी जब मैं ये दोनों को ऐड करता हूँ तो इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KW होता है। ये तो हमने देख लिया ऐड करके KW, और ऐसे अगर दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है। वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कैसे। देखिए अगर मैं इनको ऐसे भी मल्टीप्लाई करूँ तो देखिए KA क्या था, KA था ये, तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ कॉपी करके, ये हमारा KA था। लिख दिया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, अब के भी मल्टीप्लाई करना है। के भी क्या था, ये था हमारा के भी, ये भी लिख लेता हूँ। यहाँ पर के भी लिख लिया हूँ मैं, ठीक है। अब क्या करना है, इसे भी अगर मैं काट के देखूँ तो ये इनके संग ये कट जाता है, इनके संग ये कट जाता है, बच क्या रहा है, यही तो बच रहा है H3O प्लस
और यहाँ पर OH माइनस, और ये यही क्या है, यही तो KW है, मतलब कि KA इंटू KB ही KW है, ठीक है ना। तो इससे मुझे क्या रिलेशन पता चला KA KB और KW के बीच में, कि KW इज इक्वल्स टू KA इंटू KB, ये हमें पता चल गया, ठीक है। ये एक बहुत वाइटल रिलेशन है, इनको को ऐसे भी दे सकते हैं ये। अब अगर pH के टर्म्स में लिखूं तो ये PKW इज इक्वल्स टू PKA प्लस PKB, ये होगा। क्यों? क्योंकि कैसे समझेंगे, चलिए ऐसे ही करके देखते हैं। लॉग लगाते हैं सबसे पहले दोनों साइड, तो माइनस log 10 KW इज इक्वल्स टू माइनस log 10 KA इंटू KB। अब log A इंटू B होता है log A प्लस log B, तो यहाँ पर लिख सकते हैं log 10 KW इज इक्वल्स टू माइनस log 10 KA प्लस फिर से माइनस log 10 KB। ये टर्म क्या है, ये टर्म है हमारा PKB, इसे ही कहते हैं। ये टर्म क्या है, ये टर्म हमारा है PKA, इसे कहते हैं। और ये टर्म हमारा है PKW। तो हम लिख सकते हैं ना कि PKW इज इक्वल्स टू PA प्लस PKB, सॉरी PKA प्लस PKB। तो यहाँ पर फाइनल हो गया PKW इज इक्वल्स टू PKA प्लस PKB। तो डेरिवेशन तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंसेप्ट आप समझिए कि ये वाला टर्म कि KA और KB के बीच में क्या रिलेशन है, KA इंटू KB इज इक्वल्स टू P इक्वल्स टू KW, और PKW इज इक्वल्स टू PKA प्लस PKB, ये दोनों वाइटल है। और एक बात जान के रखते हैं हमेशा कि ये KW का वैल्यू हर समय 10⁻⁻14 होता है, ठीक है, एंड PKW का वैल्यू हर समय 14 होता है, ठीक है ना। ये बात हमें समझ के रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, हरदम ये होता है, ठीक है। इसलिए अब हमने और क्या क्या फिर नोट करते हैं, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात है कि हमने पहले देखा था कि PH प्लस POH इज इक्वल्स टू PKW इज इक्वल्स टू 14, ये हम सीखे। अब यहाँ पर ये भी सीख ले रहे हैं कि PKA प्लस PKB इज इक्वल्स टू PKW इज इक्वल्स टू 14, ये भी सीख लिया हमने यहाँ पे। लेकिन इसके मतलब ये नहीं समझ सकते कि PH मतलब ही PKA, POH मतलब PKB, ऐसा नहीं है। ये रिलेशन है कि PH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14, PKA प्लस PKB इक्वल्स टू 14। तो हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर समझ ली। यहाँ और एक बात समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, जो ये दो इक्वेशन है ना, यही दो इक्वेशन को हम लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद आगे की बात समझते हैं। हमने जब पहला इक्वेशन लिया था, ये था अमोनिया, हमारा अमोनिया एक्वस प्लस H2O लिक्विड, ये डिसोसिएट होकर मुझे क्या दे रहे थे, एक NH4 प्लस एक्वस और साथ में OH माइनस एक्वस, ये हमें मिल रहा था, ओके। और इनके लिए हमने KB भी लिखा था, KB। और फिर दूसरे वाले में क्या है, वहाँ पर हमने NH4 प्लस एक्वस प्लस उनका लिक्विड वाटर के साथ डिसोसिएशन देखा, तब हमें मिल रहा था NH3 एक्वस प्लस H3O प्लस एक्वस। अभी हमने यही देखा और इनके लिए हमने KA निकाला, ठीक है। अब आप ये चीज़ नोट कीजिए कि ये हमारा बेस है और इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड है ये, है ना, ये हमारा बेस है और ये इनका कॉन्जुगेट एसिड है, ये हमने देखा है। और इस केस में क्या है, ये हमारा एसिड है और इनका कॉन्जुगेट बेस कौन सा है, ये कॉन्जुगेट बेस। अब दोनों में क्या सिमिलरिटीज है ये हमें पता ही है कि इनका KB इनका KA है, और एक रिलेशन में हमने देख लिया कि KA इंटू KB होता है KW, ये बात हमें तो पता ही है। लेकिन अब समझने वाली बात है
कि जब ये बेस अपने कॉन्जुगेट एसिड में बदल रहा था उस वक्त आयनाइजेशन कांस्टेंट था Kb, और जब यही एसिड अपने बेस में कॉन्जुगेट बेस में बदल रहा है तब आयनाइजेशन कांस्टेंट है K। देखिए ये एक बेस है, कौन सा बेस है यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए NH3 जब बदल रहा था कहाँ, NH4+, मतलब डिसोसिएट होकर टूटकर अमोनिया, ये बेस है, बेस जब टूटकर कॉन्जुगेट एसिड बना रहा था तब आयनाइजेशन कांस्टेंट था Kb। अब जब कॉन्जुगेट एसिड, यहाँ पे सेकेंड वाले केस में देखिए कॉन्जुगेट एसिड जो है, या एसिड लिख सकते हैं, ये एसिड है, ये टूटकर जब फिर से बेस बना रहा है कॉन्जुगेट बेस NH3, ये बेस, ये कॉन्जुगेट बेस है, तब आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या है Ka। और इनके बीच में रिलेशन भी है, क्या रिलेशन है कि Kb इंटू Ka इज इक्वल्स टू Kw, ये भी रिलेशन है। मतलब कि अगर एक रिलेशन है, एक इक्वेशन दिया है जहाँ पर बेस कॉन्जुगेट एसिड बना रहा है और उनका वैल्यू है, मतलब आयनाइजेशन कांस्टेंट है K, मैं ले लेता हूँ कि समझने के लिए बस, हाँ, कि K1, ठीक है। तो यही बेस, यही एसिड जब कॉन्जुगेट, ये सेम बेस बनाएगा, जब ये फिर से ये सेम कॉन्जुगेट एसिड फिर से जब वापस बेस में जाएगा तब इनका आयनाइजेशन कांस्टेंट हो जाएगा K2, वेयर K2 इज इक्वल्स टू Kw/K1। मैं ऐसा क्या समझा पाया ये बात? देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ कि NH3 एक बेस है, ये बेस जब एसिड बना रहा है तो NH4+ बना रहा है, इस वक्त हमारा आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या था Kb। यही जब वापस ये बनाएगा, ये एसिड जब वापस ये बेस बनाएगा उस वक्त हमारा आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होगा Ka, ठीक है ना। तो जब मैं एक बार इसे फॉरवर्ड बैकवर्ड करके लिख सकता हूँ ना, तो ये वाले केस में जब यहाँ से यहाँ बन रहा है, जब ये हमारा प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, तब हमें Kb मिल रहा है, एक वैल्यू मिल रहा है। इसे एक न्यूमेरिकल से भी समझेंगे तो और अच्छे से होगा। फिर यही जब कॉन्जुगेट बेस वापस से, कॉन्जुगेट एसिड वापस से जब बेस बन रहा है तब Ka मिल रहा है, और इनके बीच में रिलेशन है Ka इज इक्वल्स टू Kw/Kb। इसका मतलब कि अगर मुझे किसी ने एमोनिया से इसके कॉन्जुगेट एसिड NH4+ बनाने के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट बता दिया है, ये मुझे पता है, तो मैं इसका रिवर्स, मतलब इस एसिड से वापस ये बेस बनाने के लिए क्या आयनाइजेशन कांस्टेंट होगा वो मैं निकाल लूँगा। Kw से Kb को बस डिवाइड कर दूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि जब मैं NH4+ से वापस जब इसे डिसोसिएट करके एमोनिया बनाऊंगा तब मेरा कितना आयनाइजेशन कांस्टेंट होगा। तो इस कंसेप्ट से ये समझ आता है कि ये जो Ka है और Kb है, ये इनका कॉन्जुगेट पेयर है, मतलब कॉन्जुगेट एसिड बेस का वैल्यू है। अगर ये वाला एसिड है तो इनके कॉन्जुगेट बेस का ये वैल्यू है, ये अगर बेस है तो इनके कॉन्जुगेट एसिड का ये वैल्यू है, ठीक है। ये अगर एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस का ये वैल्यू है, अगर ये बेस है तो कॉन्जुगेट एसिड का ये वैल्यू है। और इनके बीच में रिलेशन मुझे पता है कि Ka इंटू Kb इज इक्वल्स टू Kw। एक न्यूमेरिकल से समझते हैं और अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए ऐसे एग्जाम्पल से इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं कि द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अमोनिया इज गिवन, अमोनिया का आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया है। अमोनिया क्या होता है ऐसा, NH3, इनका आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया है, कितना है वो है K इज इक्वल्स टू Kb होगा क्योंकि अमोनिया एक बेस है, Kb इज इक्वल्स टू 1.77 इंटू 10⁻⁵, ये दिया है। कह रहे हैं कि कैलकुलेट द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एसिड। अब ये इनके कॉन्जुगेट एसिड का मुझे आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है। अमोनिया एक बेस है, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, बेस क्या करता है, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है, तो बेस हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करके एसिड बन जाएगा। तो ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा तो ऐसा दिखेगा और ये बन गया कॉन्जुगेट एसिड, किसका, इसका, इस बेस का एसिड बन गया। अब इस कॉन्जुगेट एसिड का मुझे पूछा आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है। ये एसिड है तो आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka होगा और Ka इज इक्वल्स टू नाउ Kw/Kb।
यही मैं कह रहा था कि कॉन्जुगेट एसिड बेस में कॉन्जुगेट एसिड का के ए इंटू कॉन्जुगेट बेस का के बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू के डब्ल्यू, मतलब के ए इंटू के बी इज इक्वल्स टू के डब्ल्यू, ये हमेशा होता है। क्या शर्त है कि हमारा ये एसिड और ये बेस एक दूसरे का कॉन्जुगेट पेयर होना चाहिए, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ये होना चाहिए। तो यहाँ से मैं के ए निकाल सकता हूँ। 10 टू के डब्ल्यू का तो वैल्यू हमेशा 10⁻14 होता है, हमने यहीं पर देखा है थोड़ी देर पहले। यहाँ पर ये देखिए के ए का वैल्यू के डब्ल्यू का वैल्यू इज ऑलवेज 10⁻14, ठीक है। तो वही यहाँ पर पुट कर रहे हैं 10⁻14 डिवाइडेड बाई के बी का क्या वैल्यू है 1.77 इंटू 10⁻5, ठीक है। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5.64 इंटू 10⁻10। तो हमें ये मिल गया इनका कॉन्जुगेट एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट। समझ आ रहा है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमें दे दिया है फॉर्मिक एसिड और उनका आयनाइजेशन कांस्टेंट भी दे दिया। फॉर्मिक एसिड कैसा दिखता है HCOOH ये दिखता है। ये एसिड है तो इनका Ka लिखेंगे, Ka इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻4। अब कह रहे हैं कि इनके कॉन्जुगेट बेस का आयनाइजेशन कांस्टेंट बताना है। एसिड है तो क्या करेगा, एसिड हाइड्रोजन देगा और हाइड्रोजन देकर बेस बन जाएगा। हाइड्रोजन देने के बाद ये कैसा दिखेंगे ऐसे, और ये हो गया फिर इनका कॉन्जुगेट बेस। इस कॉन्जुगेट बेस का आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होगा, Kb होगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू KW/Ka। क्यों, क्योंकि ये दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, इसलिए एप्लीकेबल होगा 10⁻14 बाई ये K क्या है 1.8 इंटू 10⁻4। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 5.5 इंटू 10⁻11। ये हो गया। यहाँ अगर देखिए फिर से उस टाइप का कि आयनाइजेशन कांस्टेंट एसिटिक एसिड दिया है। एसिटिक एसिड कैसा दिखता है, ऐसा। इनका आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया है, क्योंकि ये एसिड है Ka लिखते हैं 1.74 इंटू 10⁻5। इनका कॉन्जुगेट बेस का मुझे आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है। कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, एसिड है तो हाइड्रोजन दे सकता है तो दे दे, और जैसे ही हाइड्रोजन दे देंगे तो ये बन गया बेस। ये हो गया इनका कॉन्जुगेट बेस, ये था एसिड। अब इस कॉन्जुगेट बेस का क्या होगा, Kb लिखूंगा इज इक्वल्स टू KW/Ka। KW क्या है 10⁻14 और Ka क्या है 1.74 इंटू 10⁻5। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 5.74 इंटू 10⁻10। तो अब देखिए किस तरीके से ये जो फॉर्मूला है Ka इंटू Kb इज इक्वल्स टू W, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर पे एप्लीकेबल है। ओके।